ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर हाजिर हूं मैं रुमाना इसार खान। वक्त जनहित के संडे एडिशन का है। आज खबरों की शुरुआत दो तस्वीरों से, दोनों ही उत्तर प्रदेश की हैं। प्रयागराज के माघ मेले में आज हंगामा हुआ। एक शंकराचार्य ने गुस्से में मौनी अमावस्या के स्नान का बॉयकॉट कर दिया और प्रशासन को गुंडा और लठैत बताकर मेले में धरने पर ही बैठ गए। दूसरी खबर वाराणसी से, जहां मणिकर्णिका घाट तोड़े जाने पर क्लेश और बढ़ गया है। बुलडोजर एक्शन में अहिल्याबाई की मूर्ति के टूटने की अफवाह फैलाने पर आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सख्त हो गए। 2 सांसदों समेत 8 लोगों पर केस दर्ज कर लिया गया है। इतना ही नहीं, इन दोनों खबरों को जोड़ने वाला सवाल दरअसल आज एक ही है कि एक भगवाधारी मुख्यमंत्री के राज्य में ये जो कुछ हो रहा है, ये वाकई संयोग ही है या फिर ये उत्तर प्रदेश में 2027 के लिए मुद्दों की तलाश का सियासी प्रयोग चल रहा है। काशी और प्रयाग में आस्थाएं सच में आहत की गई या फिर आस्थाओं के आहत होने का माहौल बनाया जा रहा है। इस मुद्दे पर कौन है फ्रंट फुट पर, कौन है बैक फुट पर, आज जनहित में इसी खबर को विस्तार देंगे हम। सबसे पहले माघ मेले में संतों की बात करते हैं, जो कह रहे हैं कि एक भगवाधारी सीएम के राज में ऐसा अपमान होगा, ये तो सोचा ना था। और महाराज जी को बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। संतों का अपमान हो रहा है, शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। तो अब प्रयागराज में माघ मेले की 2 तस्वीरें आप देखिए। आज मौनी अमावस्या पर आस्था का सागर उमड़ा हुआ था। अनुमान है शाम तक 4 करोड़ लोगों ने डुबकी लगाई। योगी सरकार भी हेलीकॉप्टर से श्रद्धालुओं पर फूल बरसा रही थी, लेकिन जब आसमान से ये विहंगम दृश्य दिख रहा था, तभी नीचे संगम नोस से थोड़ी ही दूर संतों का संग्राम चल रहा था। पुलिस शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की पालकी का रास्ता रोककर खड़ी थी। पुलिस और शंकराचार्य के शिष्यों में जबरदस्त ढंग से धक्का मुक्की चल रही थी और करीब से जब आप देखेंगे तो फिर ये तमाशा क्या था। हुआ यूं कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद संगम नोस पर जाकर पवित्र डुबकी लगाना चाहते थे। शिष्य चाहते थे कि उन्हें पालकी पर बिठाकर संगम नोस तक लेकर जाया जाए, लेकिन पुलिस ने आपत्ति ली कि आप बिना किसी परमिशन, बिना किसी पूर्व सूचना के सवारी कैसे निकाल सकते हैं। इसी बात को लेकर बहसबाजी शुरू हुई और थोड़ी देर में धक्का मुक्की की नौबत आ गई। स्नान करें, स्नान के उपरांत आपको साथी और महाराज जी को बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं। अब देखिए, साधु संतों की अपनी ठसक थी कि पुलिस एक शंकराचार्य को कैसे मर्जी के मुताबिक स्नान से रोक सकती है। उन्होंने इसे हिंदू आस्था और सनातन के अपमान से सीधे जोड़ दिया। आज इस देश में हो क्या रहा है? सनातन का अपमान हो रहा है, संतों का अपमान हो रहा है, पूर्ण शंकराचार्यों का अपमान हो रहा है। आज माघ के महीना में प्रयागराज में संतों के साथ गलत व्यवहार किया जा रहा है। और बस इसके थोड़ी देर बाद शंकराचार्य का पारा भी चढ़ गया। उन्होंने घोषणा कर दी, उन्हें अब स्नान करना ही नहीं है, यानी माघ मेले का बॉयकॉट करके वो वापस शिविर की ओर चल पड़े। कोई बिना वर्दी के लोग हैं, कोई ड्रेस नहीं है, सिविल ड्रेस में है और महाराज जी को बिना पर्चे के धक्का मार रहे हैं और कोई कहाँ ले जा रहे हैं, कोई सूचना नहीं, कोई जानकारी नहीं। तो शंकराचार्य का आरोप है कि वो लौट रहे थे और तब भी पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। हम लोग वापस जाने के लिए लौट गए, चलने लग गए। उसके बाद फिर एक दल आया पुलिस वालों का और वो संतों को मारने लगे। ये क्या है? इसीलिए अब हम नहीं जा रहे हैं। हम वापस जा रहे थे, लेकिन जब वो धावा करके हमको मार रहे हैं संतों को, अब हमने तय किया कि अब नहीं जाएंगे, अब हम स्नान करेंगे।
शिविर में लौटने के बाद शंकराचार्य वहां धरने पर बैठ गए और रामजप शुरू कर दिया। शंकराचार्य ने घोषणा की, अब तभी गंगा स्नान करेंगे जब प्रशासन पूरे सम्मान और प्रोटोकॉल के साथ उन्हें लेने आएगा, वरना बिना स्नान के वो लौट जाएंगे। जबकि माघ मेला प्रशासन की माने तो शंकराचार्य और उनके शिष्य खुद संतों वाले संस्कार भूल गए थे। वो बैरियर तोड़कर संगम नोस तक जा रहे थे और समझने को तैयार ही नहीं थे कि उनकी ये हरकत कितने बड़े हादसे को न्योता दे सकती है। संगम पे बहुत ज़्यादा भीड़ थी, तो बार बार अनुरोध करने के बाद भी बिना अनुमति के वो यहाँ पे आए और अपनी जिद पे अड़े रहे। ये गलत था और भी कई पहलू संज्ञान में आया है कि वो जब बिना अनुमति पॉन्टून पे आए तो वहाँ पे उनके समर्थकों द्वारा कुछ बैरियर्स भी तोड़े गए और कुछ पुलिस वालों के साथ धक्का मुक्की भी की गई। देखिए, प्रशासन की तरफ से साफ कर दिया गया है, शंकराचार्य नियम कायदे से ऊपर नहीं है। अव्यवस्था फैलाने का विशेष डिस्काउंट किसी के लिए नहीं है। प्रयागराज में अभी साल भर पहले ही महाकुंभ में भगदड़ मची थी, जिसमें 30 लोगों की जान गई थी। इससे पहले और इसके बाद भी देश में मंदिरों, मेलों में भगदड़ों की एक लंबी फहरिस्त है। प्रशासन कह रहा है कि संगम नोस पर पहले से भीड़ थी, ऐसे में शंकराचार्य को 200 शिष्यों के साथ वहां एंट्री देकर वो कोई खतरा नहीं उठा सकता था। तो अब बड़ा सवाल है, शंकराचार्य अभी मुक्तेश्वरानंद क्या वाकई इतनी सी बात समझ नहीं पाए, या उनका इरादा ही एक हंगामा खड़ा करके उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ वर्सेस संत समाज का एक नैरेटिव सेट करने का था? क्योंकि जैसे ही आज वो धरने पर बैठे, उन्हें समर्थन देने के लिए बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेता माघ मेले में पहुंच गए। तो कुल मिलाकर इस मामले को लेकर सियासत दिन भर होती रही। और प्रयागराज के बाद अब आपको वाराणसी लेकर चलते हैं। धर्म और आस्था के नाम पर एक सियासी लड़ाई काशी में भी तो छिड़ी है। मामला काशी के पौराणिक महत्व के मणिकर्णिका घाट का, जिसे नए सिरे से सजाने संवारने के लिए 10 जनवरी को घाट के कुछ हिस्से ध्वस्त किए गए थे। वाराणसी के घाट पर बुलडोजर कार्रवाई की ये तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हैं। इसी के बाद विपक्ष चढ़ाई कर रहा है कि मणिकर्णिका घाट के कायाकल्प और विकास के नाम पर काशी में घाट पर बना प्राचीन मंदिर और काशी में सनातन का पुनरुद्धार कराने वाली अहिल्याबाई होलकर की मूर्ति को तोड़ दिया गया। विपक्ष एक सुर में कह रहा है, मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर चलाकर हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को कुचला गया और सरकार विकास के नाम पर वाराणसी की विरासत को बर्बाद कर रही है। ये विपक्ष के आरोप हैं। इसके बाद से योगी सरकार और विपक्ष अब खुलकर आमने सामने आ चुके हैं। माता अहिल्याबाई होलकर का अपमान, ये पूरे सनातनियों का अपमान है, पूरे हिंदू समाज का अपमान किया है भारतीय जनता पार्टी ने। अगर धर्म का अपमान और धर्म का धंधा और धर्म का ध्वस्तीकरण अगर किसी ने किया है तो बीजेपी और मोदी सरकार ने किया। ये देवी देवताओं की मूर्तियां तोड़ना, ध्वस्त करना आवश्यक कब से हो गया? आपने सैकड़ों साल पुरानी सभ्यताएं नष्ट की हैं वहां पर। तमाम विकास के काम हो रहे हैं जो राहुल गांधी, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी को पच नहीं रहा है, इसलिए इस तरह के आई वीडियो के द्वारा वो भ्रम पैदा करना चाहते हैं। ये तमाम बयान जो भी आपने देखे सुने, इनसे समझा जा सकता है कि मणिकर्णिका का मुद्दा किस कदर तूल पकड़ चुका है। लेकिन मणिकर्णिका के मूर्ति विवाद में एफआईआर दर्ज होने के बाद अब सरकार और विपक्ष के बीच तनातनी जो है वो और ज्यादा बढ़ गई है। दरअसल ये पूरा विवाद और इस विवाद में वाराणसी पुलिस ने अब तक 8 अलग अलग एफआईआर दर्ज की हैं। इनमें आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव का नाम है, जिन पर सोशल मीडिया पर देवी देवताओं की एआई तस्वीरें साझा करके सोशल मीडिया पर तथ्यों से उलट भ्रामक जानकारियां फैलाने और लोगों के बीच आक्रोश पैदा करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने के आरोप हैं। अब तक जो अभियोग पंजीकृत किए गए हैं वो 8 अभियोग हैं, जिनमें से कुछ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी
से संबंधित हैंडल्स हैं और इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत किया गया है और आगे की डिटेल निकाली जा रही है। लगातार सोशल मीडिया पे मॉनिटरिंग चल रही है और इस प्रकार के जो मिसलीडिंग पोस्ट कोई भी पोस्ट करता है, रिट्वीट करता है या कमेंट करता है तो उनके खिलाफ भी सख्त वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। आप जानते हैं वाराणसी उत्तर प्रदेश के सबसे बड़े धार्मिक केंद्रों में से एक है। इसीलिए मणिकर्णिका घाट से धर्म और आस्था के नाम पर शुरू हुए इस मुद्दे की चर्चा देश भर में है। इस विवाद की जड़ में है काशी के मणिकर्णिका घाट पर लगी अहिल्याबाई होलकर की एक मूर्ति। विपक्ष के नेताओं ने सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें और वीडियो शेयर किए उनमें मणिकर्णिका घाट पर बुलडोजर कार्रवाई और मलबे के बीच पड़ी अहिल्याबाई की मूर्ति दिख रही है। मामले ने तब और तूल पकड़ा जब 14 जनवरी को उत्तर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय ने सोशल मीडिया पर मणिकर्णिका घाट की तस्वीर पोस्ट कर दी और फिर एक के बाद एक आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह, बिहार से सांसद पप्पू यादव, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव गंगा किनारे की इन वायरल तस्वीरों के साथ मणिकर्णिका में अहिल्याबाई की मूर्ति वाले मामले को लेकर कूद पड़े सियासत में। लोगों को केवल बेवकूफ बनाने का काम हो रहा है, पर जनता समझ चुकी है, जाग चुकी है कि ये पूरे तरीके से केवल इनको कमाई चाहिए। ये कमाई वाले लोग हैं, व्यापारी लोग हैं, इनको महाबा विश्वनाथ के दरबार में पैसा कमाना है। मणिकर्णिका घाट वहां भी आधुनिकीकरण बनाकर आप आने वाले समय में चिता पर भी टैक्स लगाकर वहां से भी उस हर लाश से वसूली करेंगे। ये इनकी योजना है। सच दिखा रहे हैं तो योगी आदित्यनाथ जी कह रहे हैं कि एआई से वीडियो है। एआई से क्या है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की तो आवश्यकता होती नहीं। वहां पे हजारों विग्रह और हजारों मूर्तियां टूट के पड़ी हुई हैं, तो आप सच का सामना नहीं कर सकते। और कभी भी धर्मों का इतना बड़ा अपमान और धर्मों पर इस तरह का बुलडोजरी अन्याय नहीं हुआ है। जो वाराणसी का जिला प्रशासन है उसने विपक्ष के मूर्ति तोड़े जाने वाले आरोपों को सिरे से खारिज किया, गलत बताया और इसके बाद भी अहिल्याबाई की मूर्ति पर विवाद थम नहीं रहा, क्योंकि अब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि अहिल्याबाई की खंडित मूर्तियों की एआई तस्वीरों के जरिए वाराणसी को बदनाम करने की साजिश हो रही है और इस षड्यंत्र से जल्द पर्दा उठ जाएगा। इनके द्वारा एआई जनरेटेड वीडियो बना करके मंदिर को तोड़ने का दुष्प्रचार फैलाया जा रहा है, जबकि हर व्यक्ति जानता है कि मणिकर्णिका में जो मंदिर हैं वे वहां पर वैसे मौजूद हैं, वे सभी इस प्रोजेक्ट के संरक्षण के पार्ट बनेंगे, क्योंकि घाट इसके बाद बनने हैं। काशी को बदनाम करने की जो साजिश हो रही है इसका पर्दाफाश होना चाहिए। मैं इसके लिए आपको कुछ फोटोग्राफ्स भी उपलब्ध कराऊंगा, पहले क्या था बाद में क्या है। एक तरफ जन भावनाओं का सम्मान करेगी, लेकिन कोई भी ऐसी भड़काने वाली कार्रवाई जो जन भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाली होंगी और लोगों को भड़काने वाली होंगी, उसको भी स्वीकार नहीं करेगी। लेकिन विपक्ष जो है वो दरअसल योगी आदित्यनाथ का ये जो एआई वाला दावा है इसी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहा है। विपक्ष की कई पार्टियों ने एआई तस्वीर के दावे पर योगी सरकार को चुनौती तक दे डाली है। विपक्ष कह रहा है खंडित मूर्तियों की तस्वीरें एआई जनरेटेड हैं तो इसके ठोस सबूत दे दे सरकार। लोगों का भ्रम दूर करने के लिए प्रशासन मूर्तियों को सामने क्यों नहीं ला रहा, यह सवाल विपक्ष पूछ रहा है। अहिल्याबाई की मूर्ति अगर हटाई गई, अभी उसकी क्या स्थिति है? मूर्तियां इस वक्त प्रशासन के कब्जे में हैं या किसी संग्रहालय में रखी गई हैं, इसका जवाब दे सरकार। कि जो मूर्ति टूटी है, अगर आप ये कहते थे कि एआई जनरेटेड है, तो आपको पूरे मीडिया के सामने उन जो सबूत मूर्तियां थी उनको प्रस्तुत करना चाहिए था। मेरी मांग है कि तत्काल जो माता अहिल्या की मूर्तियां हैं जो आप कह रहे हैं, वो तत्काल सबके सामने उसको दिखाया जाए, प्रस्तुत किया जाए और उसको पूरी तरीके से मीडिया के सामने, और कांग्रेस के जो लोग जिन लोगों ने मांग की है उन कांग्रेस के लोगों को वहां जाकर दिखाइए। तो विपक्ष लगातार इस विवाद के जरिए सरकार की घेराबंदी कर रहा है और विपक्ष को जवाब देने के लिए उत्तर प्रदेश बीजेपी के जो अध्यक्ष हैं पंकज चौधरी, वो आज सामने आए। अहिल्याबाई की मूर्ति टूटने को गलत बताते हुए उन्होंने कहा कि मोदी सरकार विकास और विरासत को साथ लेकर चल रही है, उसे विपक्ष से इसके प्रमाण पत्र लेने की कोई जरूरत नहीं है। विकास और विरासत
दोनों साथ लेकर के हमारी सरकार चल रही है। और ये तथाकथित नेता लोग मूर्ति तोड़ने की बात कर रहे हैं। अगर आप देखें तो 2014 के पहले इस देश से जितनी भी हमारी मूर्तियां विदेश में गई थी वो मात्र 13 आई थी, लेकिन 2014 से लेकर आज तक मोदी जी के नेतृत्व में करीब 650 से ज्यादा मूर्तियां हम लोग वापस लाए हैं। और जनहित में अब वो खबर जो हर उस माता पिता के लिए बेहद जरूरी है जिनकी बेटियां घर से बाहर रहकर पढ़ाई करती हैं। ये मैं क्यों कह रही हूं, जरा गौर से सुनिए आप। इस खबर को पढ़ते वक्त मेरा दिल दरअसल रो रहा है। पटना के शंभू गर्ल्स हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही बेटी के साथ जो कुछ हुआ है वो सरकार और सिस्टम के पंगु होने की ताजा तरीन मिसाल है। कहां तो हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे लगाते फूले नहीं समाते हैं, और कहां डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में लगी एक बेटी के साथ हॉस्टल के भीतर जुल्म की इंतहा कर दी गई है। पहले रेप और उसके बाद उसकी मौत। यह घिनौनी घटना बिहार की राजधानी पटना में हुई है। अफसोस कि अपराधी को फौरन पकड़ने की जगह पुलिस ने इस बर्बरता को ही झुठलाने, पीड़ित मृतक बेटी पर लांछन लगाने तक की कोशिश की है। आप पटना सदर के एएसपी अभिनव कुमार का ठीक एक हफ्ते पहले का बयान सुनिए, जिसमें उन्होंने पीड़ित को ही मुजरिम ठहराने का पाप किया। डॉक्टर का कहना है कि उनके ऊपर सेक्सुअल असॉल्ट नहीं किया गया है। बच्ची के रूम से हम लोगों को नींद की ढेर सारी गोलियां बरामद हुई है। मेडिकल हिस्ट्री देखने से डॉक्टरों का कहना है कि उनके द्वारा बल्क मात्रा में नींद की गोली जो है वो खा करके आत्महत्या की कोशिश की थी। अब इस थ्योरी को थानेदार ने गढ़ा और फिर एएसपी, एसपी, एसएसपी सब ने इस झूठ को आगे बढ़ाने का काम किया। लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पुलिस की झूठी थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी हैं। पहले पोस्टमार्टम रिपोर्ट की जो बड़ी बातें हैं वो आपके सामने रखती हूं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक पटना के शंभू हॉस्टल में बर्बरता की शिकार बेटी के साथ रेप हुआ। उसके साथ काफी जोर जबरदस्ती की गई। काफी देर तक वो बेटी दरिंदगी करने वालों से लड़ी। खुद को बचाने की उसने भरपूर कोशिश की। उसकी गर्दन पर, उसके कंधों के आसपास नाखून के गहरे घाव मिले हैं। उसके सीने पर, उसके कंधे के नीचे वाले हिस्से पर खरोंच के निशान हैं। उसके प्राइवेट पार्ट में ताजा चोटें पाई गई। काफी खून बहा। फोर्सफुल पेनिट्रेशन से उसे चोट लगी। बेटी इस दौरान बेहोश नहीं थी। उसने खुद को बचाने की कोशिश की, लड़ाई लड़ी। उसके साथ दरिंदगी में एक से ज्यादा लोग शामिल हो सकते हैं। इतनी बड़ी हैवानियत हुई है, लेकिन पटना पुलिस ने पहले ही नतीजा सुना दिया कि लड़की के साथ रेप नहीं हुआ, उसने तो सुसाइड किया है। ऐसे में पीड़ित परिवार ही नहीं, आम लोगों का भी आक्रोश फूटा है। बेटी के शव के साथ घर वालों ने पटना में प्रदर्शन किया, इंसाफ की मांग में नारेबाजी की। जुल्म की शिकार बेटी जहानाबाद की रहने वाली थी। जहानाबाद से लेकर पटना तक इंसाफ के लिए कैंडल मार्च निकाला गया है, और तब जाकर सूबे के उप मुख्यमंत्री, गृह मंत्री सम्राट चौधरी ने एसआईटी बनाने का ऐलान किया। एसआईटी ने जांच शुरू की है, लेकिन हैरानी की बात यह है कि एसआईटी में वो एएसपी अभिनव कुमार उन्हें शामिल कर दिया है, जिन्होंने पिछले हफ्ते रेप, जोर जबरदस्ती को सिरे से खारिज कर दिया था और मृतक बेटी पर ही सुसाइड की तोहमत गढ़ दी थी। देखो, हम लोग अपना जांच कर रहे हैं। जांच के बाद जो तथ्य आएगा आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। अभी जांच चल रहा है, तो जो तथ्य आएगा वो आप लोग के साथ शेयर किया जाएगा। जांच में देरी तो नहीं हो गई? ऐसा कोई ये नहीं है को छिपाए नहीं जा सकते थे क्या? हम लोग हर बिंदु पे जांच कर रहे हैं। जो तथ्य आएगा उसके बेसिस पे कार्रवाई। नहीं, देरी तो नहीं होगी जांच में? जानकारी अभिनव जी, जांच में देरी तो नहीं होगी? कितने दिनों का इंतजार? सवालों के जवाब तो पटना की पुलिस को देने होंगे, क्योंकि कटघरे में पूरा पुलिसिया सिस्टम है। पटना के प्राइवेट हॉस्टल में नीट की तैयारी कर रही छात्रा से बर्बरता हुई। 6 जनवरी को वो बेहोश पाई गई थी। अगले 3 दिन तक उसे एक एक कर 3 अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, लेकिन पुलिस इस पूरे सीन से गायब रही है। हैवानियत की शिकार बेटी को पहले सेहत सर्जरी क्लिनिक में ले जाया गया, फिर उसे प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया और आखिर में उसे पटना के मेदांता हॉस्पिटल में एडमिट करा दिया गया,
जहां 11 जनवरी को उसने आखिरी सांस ली। पहली बार 9 जनवरी को चित्रगुप्त नगर थाने में शिकायत दर्ज हुई और इस थाने की महिला थानेदार ने निजी अस्पताल की तरफ से पेश थ्योरी पर आंख मूंद कर भरोसा कर लिया। इसी झूठे राग को एएसपी, एसपी से लेकर एसएसपी तक सब सुनाते चले गए। प्रभात मेमोरियल हॉस्पिटल की लेडी डॉक्टर ने शुरुआती जांच के बाद कह दिया कि नींद की दवा ज्यादा लेने से लड़की कोमा में चली गई है। डॉक्टर ने रेप की घटना से इनकार किया, लेकिन शरीर पर चोट के निशान बताए। लेडी डॉक्टर की रिपोर्ट के आधार पर इसी हॉस्पिटल के डॉक्टर प्रभात ने रेप से इनकार कर दिया। ऐसे में सवाल यह कि शरीर पर चोट के निशान थे, फिर भी डॉक्टर इस नतीजे पर कैसे पहुंच गए कि रेप नहीं हुआ? प्राइवेट हॉस्पिटल के डॉक्टर्स की रिपोर्ट के आधार पर चित्रगुप्त नगर थाने की प्रभारी रोशनी कुमारी ने मान लिया रेप नहीं हुआ। थाना प्रभारी ने मान लिया सुसाइड का केस है। लेकिन सवाल तो यह है कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक चित्रगुप्त नगर थाने की पुलिस गायब कहां थी? पटना के एएसपी सदर ने थाना प्रभारी की रिपोर्ट पर यकीन कर लिया, लेकिन क्या उनके मन में सवाल नहीं कौन था कि 6 जनवरी से लेकर 9 जनवरी तक मतलब 3 दिन लोकल थाने की पुलिस को इस घटना की सूचना कैसे नहीं मिली? एएसपी ने दोबारा जांच इस मामले में क्यों नहीं करवाई? बिना पोस्टमार्टम रिपोर्ट के ही एएसपी कैसे सुसाइड के नतीजे पर पहुंच गए? पूर्वी पटना के एसपी परिचय कुमार ने भी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने से पहले ही रेप की वारदात को खारिज कर दिया था। नींद की गोली वाली थ्योरी पर सब भरोसा कर रहे थे। और तो और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने भी अपने मातहत अधिकारियों की रिपोर्ट को क्रॉस चेक करने की जहमत तक नहीं उठाई है। ये बड़े सवाल हैं, बड़ा प्रश्न चिन्ह है जो बिहार पुलिस पर है। और अब आज की चुनावी खबर का हम रुख करेंगे। बहुत जल्द देश के 5 राज्यों में आप जानते हैं चुनाव होने हैं। आज प्रधानमंत्री मोदी ने बंगाल और असम का दौरा करके बीजेपी का चुनाव एजेंडा साफ कर दिया है। बंगाल में तो प्रधानमंत्री ने चुनावी नारा तय कर दिया, किस हुंकार से ममता बनर्जी को बीजेपी ललकारेगी। यह नारा आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। पाल्टानो दोरकार चाय बीजेपी सरकार, बदलाव जरूरी है, बीजेपी की सरकार चाहिए। प्रधानमंत्री का ममता सरकार को पलटाने का नारा आगे उन्हीं की जुबानी में आपको सुनाऊंगी। ये भी बताएंगे आपको कि उन्होंने किन किन मुद्दों पर विस्तार से आज ममता बनर्जी को घेरा है। तो प्रधानमंत्री मोदी ने किस तरीके से की है ममता बनर्जी की घेराबंदी, आइए इसी की शुरुआत करते हैं। टीएमसी यहां घुसपैठियों को भांति भांति की सुविधाएं देती है। टीएमसी को घुसपैठिए इसलिए पसंद है क्योंकि वो इनके पक्के वोट बैंक है। केंद्र सरकार टीएमसी सरकार को बार बार चिट्ठी लिख रही है कि बंगाल के बॉर्डर पर फेंसिंग लगानी है, इसके लिए जमीन चाहिए, लेकिन टीएमसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। राजनीति 100 मीटर का रेस नहीं, राजनीति एक लॉन्ग मैराथन है। इसमें स्पीड का टेस्ट नहीं, इसमें स्टेमिना का टेस्ट होता है। अगर इस देश को आगे बढ़ाना है तो आत्मनिर्भर भारत के स्वरूप को आगे बढ़ाना है। जो उनको लगता हो लगे, लेकिन हम बंगाल के लोगों को हक छीनने नहीं देंगे। कांग्रेस कार्यालय के अंदर से ईटा पत्थर चलाए जा रहे हैं, बंदूक दिखाए जा रहे हैं। तो भाजपा क्या कहता है, बंदूक और ईटा से नहीं डरता। बीजेपी का नवीन युग, एक ऐसा युग जिसका भारतीय राजनीति में उदय हो रहा है। दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी का वो फैसला जिसकी किसी ने भी कल्पना नहीं की थी, जो कहीं विचारों में चर्चाओं में शामिल ही नहीं था।
उस फैसले ने समर्थक और विरोधी सभी को हैरान कर दिया। नितिन नबीन को बीजेपी अध्यक्ष बनाना सिर्फ एक नियुक्ति नहीं, बल्कि उस राजनीति की पुष्टि है जो जमीन, संगठन और धैर्य पर खड़ी होती है। नितिन नबीन यानी एक ऐसा चेहरा जिनकी कर्मठता दिखाती है कि वो हर चुनौती को मेहनत, लगन और समर्पण से स्वीकार करते हैं। हर भूमिका में अपने सर्वश्रेष्ठ योगदान के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। नितिन नबीन सिर्फ एक नेता नहीं, बल्कि विचारशील, मेहनती और जन सेवा में समर्पित व्यक्तित्व का नाम है। 45 साल की उम्र में बिहार से आकर दिल्ली में संगठन के सर्वोच्च पद पर पहुंचने वाले नितिन नबीन पार्टी के सबसे भरोसेमंद चेहरों में शामिल हो गए, जहां चमक से ज्यादा महत्व मेहनत, कूटनीति, रणनीति, विचार, सोच और भविष्य के निर्माण को दिया गया। अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। कार्यकर्ता से माननीय अध्यक्ष जी का सफर ये बीजेपी जैसी पार्टी में ही मुमकिन है और नितिन नबीन इसके प्रत्यक्ष उदाहरण। 8 साल पुरानी ये तस्वीर देखिए, साल 2018। नितिन नबीन तब युवा मोर्चा के बिहार अध्यक्ष थे। 17 मई 2018 को दिल्ली में राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक और नितिन नबीन सबसे पीछे खड़े। वक्त बदला और आज वही नितिन नबीन बीजेपी के शिखर पर हैं। अप्रैल 1980 अटल आडवाणी ने बीजेपी की स्थापना की और जिस साल बीजेपी का जन्म हुआ उसी साल मई महीने में नितिन नबीन का जन्म हुआ। नबीन बीजेपी के पहले ऐसे अध्यक्ष हैं जिनका जन्म पार्टी के जन्म के बाद हुआ। नितिन नबीन वो नाम जिसे बीजेपी ने दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के वर्तमान की जिम्मेदारी देकर भविष्य गढ़ने के लिए चुना है। भारतीय जनता पार्टी यूं ही देश और दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अलग पार्टी नहीं कही जाती। पिछले महीने की ये तस्वीर है जब कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद नितिन नबीन एयरपोर्ट से पार्टी मुख्यालय पहुंचे तो उनका स्वागत किसी औपचारिकता तक सीमित नहीं रहा। देश के गृह मंत्री अमित शाह और मौजूदा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा खुद गेट पर खड़े होकर अपने नए कार्यकारी अध्यक्ष का इंतजार करते दिखे। इसके बाद दोनों नेताओं ने नितिन नबीन को स्वयं रिसीव कर पार्टी दफ्तर के भीतर तक साथ ले जाकर एक स्पष्ट संदेश दे दिया। यह सिर्फ स्वागत नहीं, सम्मान और भरोसे की सार्वजनिक मोहर थी। एक महीने पहले नितिन नबीन के नाम का ऐलान करके बीजेपी ने सबको चौंका दिया था। आज भी हर किसी के मन में यही सवाल है कि नितिन नबीन कैसे, नितिन नबीन ही क्यों? आपने ये तो सुना होगा कि नितिन नबीन मोदी की चॉइस थे, लेकिन मोदी की चॉइस बने कैसे? अब इस पर से पर्दा उठाते हैं। बीजेपी की टॉप लीडरशिप ये चाहती थी कि अगला अध्यक्ष 50 साल से कम उम्र का हो, यानी जिसकी युवाओं में अच्छी पैठ है। देश भर से ऐसे बीजेपी नेताओं की बाकायदा लिस्ट मंगाई गई जिनकी उम्र 50 साल से कम हो और जिनमें लीडरशिप की क्वालिटी है। उस लिस्ट से 4 नाम छांटे गए थे। पहला नाम था गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी का, दूसरा नाम बिहार में मंत्री नितिन नबीन, तीसरा नाम यूपी में बस्ती के पूर्व सांसद हरीश द्विवेदी का और चौथा नाम विजय शर्मा। अब 4 में से एक को चुनना था। हर्ष सांघवी गुजराती थे, सरकार में टॉप 2 पोजीशन पर गुजरात के ही नेता थे। वहीं ब्राह्मण चेहरा चुनने में दिक्कत ये थी कि विपक्ष को बीजेपी को ब्राह्मणवादी पार्टी कहने का मौका मिल जाता, इससे वो थोड़ा बचना चाह रही थी। फिर आखिर में बचे नितिन नबीन। 50 से कम उम्र के जितने भी नेताओं का बायोडेटा देखा गया, उनमें नितिन नबीन एकमात्र ऐसे थे जिनके पास सरकार और संगठन दोनों का अच्छा खासा अनुभव है। नितिन नबीन का नाम प्रधानमंत्री के लेवल पर फाइनल हो चुका था। इंतजार हो रहा था
तो सही वक्त का। जिस वक्त बीजेपी की टॉप लीडरशिप ने नए अध्यक्ष को लेकर फैसला किया, उस वक्त बिहार में चुनाव चल रहे थे। पार्टी नेतृत्व ने खबर को लेकर पूरी सतर्कता बरती थी। इसलिए जब अक्टूबर में छठ पूजा के वक्त गृह मंत्री अमित शाह अचानक से नितिन नबीन के घर प्रसाद खाने पहुंचे, तो किसी तरह की कोई गॉसिप नहीं बनी, कोई अंदर की खबर समझ नहीं पाया। अब जब फैसला हुआ तो अनुमान लगा कि शायद ये सीन भी बीजेपी के अध्यक्ष वाली पिक्चर का ही क्लाइमैक्स था। अध्यक्ष बनने के साथ नितिन नबीन के सामने सबसे बड़ी और पहली परीक्षा शुरू होने वाली है। अगले महीने पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुदुचेरी के चुनावों में पार्टी का नेतृत्व करना उनकी पहली जिम्मेदारी होगी। लेकिन जानकारों का कहना है कि उनकी असली चुनौती इन चुनावों के बाद शुरू होगी। दक्षिण भारत में बीजेपी की पकड़ मजबूत करना, नई पीढ़ी के नेताओं को आगे लाना और 2029 के लोकसभा चुनाव की रणनीति तैयार करना। इसी के साथ देश की राजनीति बड़े बदलावों के दौर में है। महिला आरक्षण लागू करने की प्रक्रिया, 2027 की जनगणना और जाति गणना के बाद होने वाला परिसीमन। 2019 का लोकसभा चुनाव इनके अध्यक्षीय कार्यकाल में होगा और वो इस नाते महत्वपूर्ण होगा कि जो महिला आरक्षण कानून है वो लागू हो चुका होगा, उसके आधार पर चुनाव होगा, परिसीमन हो चुका होगा, लोकसभा राज्यसभा की सीटें बढ़ चुकी होंगी, राज्यों की विधानसभा के सीटों में भी अंतर आया होगा। तो वो उसको चैलेंजेस तो नहीं है, उसके अनुसार अभी से पार्टी की संरचना उस प्रकार से खड़ा करना है और ये बहुत बड़ा काम है, सामान्य काम नहीं है। नितिन नबीन जी को इसमें प्रूफ करना है। नितिन नबीन को कार्यकर्ता से अध्यक्ष तक के सफर को देख चुके पटना के वरिष्ठ पत्रकार संतोष यादव उनकी खूबियों की ओर ध्यान दिलाते हैं। चाचा, भैया, सबको प्रणाम करना, सबसे इतना मृदुभाषी होकर बात करते थे और मंत्री बनने के बावजूद, जब मंत्री थे उसके बाद भी कभी अपने क्षेत्र में जाते थे, कोई आते थे तो लोगों का पांव छूकर प्रणाम करते थे। मतलब जनता के बीच आम मतलब कार्यकर्ता के रूप में रहते थे। उनके पिताजी का भी, नवीन सिन्हा जी का भी यही लगाव था आम लोगों से और पिता के ही नक्शे कदम पर वो चले। पिता की विरासत संभालने जब नितिन नबीन आए तब वो रांची में बीआईटी मेसरा में इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे थे। पिता के गुजर जाने के बाद पढ़ाई छूटी और पिता के सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने सियासत की पथरीली राह चुन ली। ये तस्वीर नवीन किशोर सिन्हा की है। नितिन नबीन के पिताजी थे। 1995 से 2005 तक लगातार पटना पश्चिम सीट से विधायक रहे। 2006 में इनका निधन हो गया था, उसके बाद उस सीट पर उपचुनाव हुआ तो नितिन नबीन जीतकर विधायक बने। पिता के निधन के बाद उपचुनाव हो रहे थे। सीपी ठाकुर और कैलाशपति मिश्र जैसे नेता नितिन नबीन की मां को उम्मीदवार बनाना चाहते थे, लेकिन मां ने कहा कि नितिन को मौका मिलना चाहिए। इसके बाद उनका राजनीतिक सफर शुरू हुआ, चुनाव दर चुनाव जीत के साथ। वे 2010, 2015, 2020 और 2025 में चुनाव जीते। 2020 में पहली बार मंत्री बने और सड़क निर्माण विभाग मिला। राज्य में सड़क आधारभूत संरचना का जाल बिछाने का कार्य उन्होंने जिस तरह से किया उसकी काफ़ी तारीफ की जाती है। साल 2024 से 2025 के बीच उन्होंने नगर विकास एवं आवास तथा कानून एवं न्याय मंत्री के रूप में भी काम किया। इन विभागों में काम करते हुए उन्होंने शहरी विकास एवं प्रशासनिक सुधारों पर ध्यान दिया। नितिन नबीन के चाचा बताते हैं कि विरासत में पिता की मेहनत मिली और यहीं से शुरू हुआ कर्मठ बनने का सिलसिला। ये तो नहीं आना चाहते थे पॉलिटिक्स में, मगर बाबूजी देहांत की परे इनको 1 घंटा सूते हैं, 2 घंटा सूतेंगे, मगर एकदम तैयार रहेंगे। सुबह 6 बजे निकलना है, 4 बजे आए, 6 बजे निकल जाना है। चाहे पानी पड़े या पत्थर पड़े, बहुत काम करेंगे। भगवान चाहे तो आओ, अब आओ एकरा से आगे आओ बढ़े। यही लगी कि मेहनतिया इतना है ना, बहुत मेहनत करती है। इससे पहले पटना के इसी सेंट माइकल स्कूल से 10वीं तक की पढ़ाई की। पिता विधायक थे, तब भी बेटे को स्कूल छोड़ने आते थे। पटना के कुर्जी में यह सेंट माइकल स्कूल है। नितिन नबीन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई इसी सेंट माइकल स्कूल से की। पढ़ने में उनके बारे में बताया जाता है कि काफ़ी मेहनती थे, घंटों पढ़ाई करते थे और उनका जो रिजल्ट आता था वो भी काफ़ी अच्छा रहता था। 86 में जब स्कूल खुला था उसी समय उनका एडमिशन हुआ था और जो टीचर्स शुरू के हैं वो बताते हैं कि बहुत कोई शरारत नहीं, कुछ नहीं, क्लास में पढ़ाई करते थे फिर जाते थे। पटना से दिल्ली आकर छतरपुर के CSKM पब्लिक स्कूल में नितिन ने 11वीं और 12वीं की पढ़ाई की।
स्कूल के प्रेसिडेंट भी बताते हैं कि क्लास में काफी अनुशासित थे नितिन। सिस्टमैटिक बहुत थे और जो भी करते थे वो अच्छे से उसमें मन लगा के किया करते थे और कोई कभी उनकी शिकायत कभी किसी टीचर को या किसी जने को नहीं आई। पढ़ाई के दौरान स्कूल के हॉस्टल के इसी कमरे में रहते थे नितिन। क्रिकेट उनका फेवरेट था। फिर उसको फोकस था उसका पढ़ाई, मेन वो पढ़ाई पे बहुत ज़्यादा फोकस था उसका। और जहाँ तक मैंने गेम्स में देखा है तो उसका सबसे ज़्यादा प्रिय गेम था क्रिकेट। नितिन नबीन जी के साथ हम लोग हमेशा शाम में खेलते थे, क्रिकेट खेलते थे, दोनों रोड पर भी खेलने लगते थे। क्रिकेट खेलना उनका बड़ा वो था, अगर नेता नहीं रहते वो तो क्रिकेटर जरूर रहते। लेकिन खेलकूद से अलग जिंदगी का असली वास्ता पड़ा पिता के गुजर जाने के बाद, तो पता भी बदल गया। पटना में यह नितिन नवीन का सरकारी आवास है। पिछले 5 वर्षों से पटना में वह इसी आवास में परिवार के साथ रहते हैं। 3 टेलर रोड ये आवास है। पटना एयरपोर्ट जो है बिल्कुल पास में है। 2021 फरवरी में नितिन नवीन पहली बार बिहार सरकार में मंत्री बने थे। उसके बाद उनको यही बंगला जो है वो रहने के लिए आवंटित हुआ था। 14 दिसंबर 2025 की वो तारीख थी। दोपहर करीब 3 से 4 बजे के बीच नितिन नबीन अपने विधानसभा क्षेत्र में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर रहे थे। ये तस्वीरें उसी वक्त की हैं। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी और तत्कालीन बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भी वहां मौजूद थे। तब ना तो सम्राट चौधरी को अंदाजा था और न ही दिलीप जायसवाल को। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के अंदर इतना बड़ा फैसला होने वाला है, इसकी भनक दोपहर करीब 2 बजे तक सिर्फ 2-3 लोगों को ही थी। बीजेपी दफ्तर में बैठे पार्टी के सीनियर लीडर और पदाधिकारी भी बिल्कुल अनजान थे। 14 दिसंबर की सुबह गृहमंत्री और प्रधानमंत्री की मुलाकात हुई और बताया जाता है कि उस मुलाकात में तय हुआ था कि आज ही ऐलान करना है, क्योंकि 16 दिसंबर से खरमास शुरू हो रहा है। बीजेपी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक प्रधानमंत्री से हरी झंडी मिलने के बाद उस दिन करीब 2:30 बजे का वक्त था जब गृहमंत्री अमित शाह ने पार्टी के महासचिव अरुण सिंह को फोन किया। गृह मंत्री ने फोन पर सिर्फ इतना निर्देश दिया और कहा कि नितिन नवीन को लेकर लेटर जारी करना है और उसमें उनको पार्टी के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाने को लेकर जानकारी देनी है। उस समय अरुण सिंह दिल्ली में मौजूद नहीं थे, वो उस दिन लखनऊ में मौजूद थे। अरुण सिंह ने गृह मंत्री के निर्देश पर पार्टी दफ्तर के 2nd फ्लोर पर बैठने वाले टाइपिस्ट को फोन किया और लेटर का मजमून बताकर उनको फौरन भेजने को कहा। 2nd फ्लोर पर नितिन नबीन के नाम का लेटर टाइप किया गया। टाइपिस्ट ने लेटर मैसेज करके अरुण सिंह को भेजा। तब तक जानकारी किसी को नहीं लगी थी, लेकिन अरुण सिंह ने इसी दौरान नितिन नबीन को फोन करके पार्टी के फैसले की जानकारी दी और जब उन्हें लेटर मिला तो शाम करीब 4:45 बजे उसे मीडिया को जारी किया। थोड़ी देर बाद सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया। मीडिया में जैसे ही खबर आई, बिहार की सत्ता का पूरा समीकरण बदल गया। कुछ ही घंटों में बीजेपी का पूरा पावर सेंटर शिफ्ट हो गया। डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी फूलों का गुलदस्ता लेकर सबसे पहले नितिन नबीन को बधाई देने पहुंचे और फिर नेताओं कार्यकर्ताओं के मिलने का सिलसिला शुरू हो गया। कार्यकारी अध्यक्ष बनने की खबर मिली तो नितिन नबीन ने पिता की तस्वीर पर पुष्पांजलि अर्पित करके आशीर्वाद लिया। एक कार्यकर्ता के रूप में उन्होंने काम किया और संगठन को जिस तरह से उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, मुझे याद है जब कश्मीर के अंदर तिरंगा यात्रा निकली थी, उनमें भी नितिन जी का जो है ना बहुत बड़ा रोल था और उन्होंने पूरे सारे युवा मोर्चा को जो है लेके वो जम्मू कश्मीर गए थे। मंडल अध्यक्ष को भी वो बाय नेम बाय फेस बुला के बात करते हैं। अभी दिल्ली में कार्यकारी अध्यक्ष भी हो गए हैं। रिसेंट में वो पूरा सबसे मंडल अध्यक्ष से लगातार जो है मीटिंग करते हैं। वो पंचायत स्तर के भी अगर कार्यकर्ता हैं तो उनके साथ भी मिल करके वो है जो बैठ करके बातचीत करते थे, काम करते थे, सरल स्वभाव के थे। 2 बार के मंत्री, लगातार 5 बार के विधायक, युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष रहे और छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी रहकर विधानसभा चुनाव में जीत भी उन्होंने दिलवाई। सिक्किम में प्रभारी रहते पार्टी का खाता खुलवाया। यानी सरकार और संगठन दोनों का अनुभव, और अब यही अनुभव पार्टी को और बुलंदियों तक पहुंचाने का माध्यम बनने जा रहा है। और इस मायने में कांग्रेस के लिए भी एक सामने सच पूछिए एक बड़ी लकीर खींच दी है बीजेपी ने। 45 साल की भाजपा और 45 वर्ष की आयु के नितिन नवीन। बीजेपी बनने के बाद पहले अध्यक्ष अटल बिहारी वाजपेयी बने
उनका कार्यकाल 1980 से 1986 तक रहा। लाल कृष्ण आडवाणी 3 बार 1986 से 1990, 1993 से 98 और 2004 से 2005 तक पार्टी के अध्यक्ष रहे। 2 साल के लिए 1991 से 1993 तक मुरली मनोहर जोशी ने पार्टी अध्यक्ष की कुर्सी संभाली। फिर कुशाभाऊ ठाकरे 1998 से 2000 तक अध्यक्ष रहे। अनुसूचित जाति से आने वाले बंगारू लक्ष्मण का कार्यकाल साल 2000 से 2001 तक था, जबकि तमिलनाडु से आने वाले जना कृष्णमूर्ति ने 2001 से 2002 तक अध्यक्ष की कमान संभाली और 2002 से 2004 तक वेंकैया नायडू का कार्यकाल रहा। वहीं राजनाथ सिंह 2 बार 2005 से 2009 और 2013 से 14 तक बीजेपी अध्यक्ष रहे। उन्हीं के कार्यकाल में बीजेपी की सरकार बनी जो अब तक चल रही है। नितिन गडकरी भी 2010 से 2013 तक अध्यक्ष की कुर्सी पर रहे। वहीं मोदी सरकार के आने के बाद अमित शाह 2014 से 2020 तक 2 बार पार्टी अध्यक्ष रहे। 2020 से अब तक जेपी नड्डा अध्यक्ष की कुर्सी पर हैं और अब युवा नितिन नबीन के हाथों में पार्टी की कमान है। अब जब कमान ही 45 साल के धुरंधर के हाथ में है, तो बीजेपी की नई टीम भी इसी नबीन ऊर्जा से ओत-प्रोत होगी। अभी जिम्मेदारी की शुरुआत हो रही है। वैसे बोहनी शानदार हुई है। जिस मुंबई शहर में बीजेपी की स्थापना हुई थी, उस मुंबई शहर पर पहली बार बीजेपी राज करने जा रही है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी ने जीत हासिल की है। महाराष्ट्र भर में कमल खिलाया है। अब इस सिलसिले को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी नितिन नबीन के कंधों पर आ गई है। बीजेपी ने नितिन नबीन को जिम्मेदारी देकर यह साफ संदेश दिया है कि ये पद उत्तराधिकार नहीं, बल्कि अनुभव और भरोसे का सम्मान है। युवा मोर्चा से लेकर प्रदेश संगठन और दूसरे राज्यों में चुनावी जिम्मेदारियों तक नितिन ने कार्यकर्ता, संगठनकर्ता और रणनीतिकार तीनों भूमिकाओं में खुद को साबित किया है। उनकी शांत लेकिन प्रभावशाली कार्यशैली और लगातार चुनावी सफलता उन्हें बीजेपी की अगली पीढ़ी के नेतृत्व का मजबूत स्तंभ बनाती है। बीजेपी ने आज सिर्फ एक नाम नहीं चुना, बीजेपी ने अपने भविष्य की दिशा तय की है। नितिन नबीन का उभार बताता है कि बीजेपी में शोर नहीं, संगठन बोलता है। ये राजनीति शॉर्टकट की नहीं, लंबी मैराथन की कहानी है। बीजेपी का नवीन युग अभी शुरू हुआ है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।